ज़फ़र और नवाज़ दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। ज़फ़र कपड़े धोने का काम करता था। इसकी मेहनत और दयानतदारी पूरे इलाके में मशहूर थी। ज़फ़र की बीवी और इसके बच्चे भी बहुत नेक सिफत और मेहनती थे। ज़फ़र जो पैसा कमाता उससे वो और उसके बीवी बच्चे बहुत खुश थे। वो सब अल्लाह करीम की रज़ा पर राज़ी थे। यही वजह थी कि इनकी आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई थी। सब लोग आपस में इत्तेफाक से रहते और सब्र और शुक्र से ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे। जबकि नवाज़ बहुत हासिद मिजाज का आदमी था। नवाज़ मिट्टी के बर्तन बनाता था और इसके बनाए हुए बर्तन भी पूरे इलाके में बहुत मशहूर थे। इसके बने बर्तनों की मजबूती और नफासत इसकी महारत का मुँह बोलता सबूत था। हालांकि नवाज़ और ज़फ़र आपस में गहरे दोस्त थे, मगर फिर भी नवाज़ जब ज़फ़र की खुशहाल ज़िंदगी देखता तो जल जाता। नवाज़ की बीवी बहुत तेज़ तर्रार और लड़ाई करने वाली खातून थी। नवाज़ दिन भर जो कमाई करता वो उससे ले लेती, फिर भी तंगदस्ती का रोना रोती रहती थी। नवाज़ और ज़फ़र दोनों पड़ोसी भी थे, इसलिए दोनों एक दूसरे के घरेलू हालात से बखूबी वाकिफ़ थे। मगर नवाज़ हर रोज़ के लड़ाई झगड़े से बहुत तंग था। वो हैरान भी था कि ज़फ़र के घर से कभी झगड़े की आवाज़ नहीं आई। दोनों मियाँ बीवी और इसके बच्चे बहुत मुतमईन नज़र आते हैं। ये सब कैसे होता है? ये सब बातें सोचकर नवाज़ को एक शरारत सूझी। उसने ज़फ़र को तंग करने के लिए जो शरारत सोची थी, उस पर अमल करने के लिए वो बादशाह के दरबार पहुंच गया। बादशाह दरबार में बैठा अपने वज़ीरों से खुशखबरियों में मसरूफ़ था। नवाज़ ने दरबार में हाजिर होने की इजाज़त मांगी और बोलने की इजाज़त चाही। बादशाह ने सोचा नवाज़ कोई फरियाद लेकर आया होगा, इसलिए उसने हाथ बुलंद करके उसे बोलने की इजाज़त दी। तो वो बोला, बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो। आपके होते हुए हमें कोई तंगदस्ती नहीं। अल्लाह करीम आपका साया हम सब पर सलामत रखे। मेरा दोस्त ज़फ़र बहुत आला दर्जे का धोबी है। वो हर कपड़ा इतनी नफासत और दिल से धोता है कि हर कपड़ा नया लगने लगता है। अल्लाह करीम ने उसके हाथों में ऐसी नफासत दी है कि जादू लगता है। मैं आपको बताने आया हूँ कि ज़फ़र ना सिर्फ कपड़े बल्कि हर चीज़ धो सकता है। कल आप शहर से गुज़र रहे थे तो मैंने देखा कि कुछ लोग आपके हाथी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो बहुत गंदा हो चुका था। मिट्टी तो उस पर यूं जमी हुई थी जैसे वो कभी नहलाया ना गया हो। हाथी का रखवाला ज़रूर लापरवाही करता होगा। मैं तो कहता हूँ आप ज़फ़र से अपना हाथी धुलवाएं। वो हाथी को नहलाकर ऐसे कर देगा जैसे वो कभी मेला नहीं हुआ होगा। बादशाह ने नवाज़ की बात सुनी तो उसे नवाज़ की तजवीज़ बहुत पसंद आई। उसने नवाज़ का शुक्रिया अदा किया और अशरफियों की थैली उसे इनाम में देकर भेज दिया। अब बादशाह ने अपने दरबारी को ज़फ़र के पास भेज दिया और अगले दिन सुबह महल में बुला लिया। जब सुबह ज़फ़र बादशाह के महल पहुंचा तो बादशाह उसे देखकर बोला, मैंने सुना है तुम बहुत काम के आदमी हो। कपड़े तो तुम बहुत मेहनत से धोते हो। मैं तुम्हारे काम और मेहनत से इतना मुतासिर हुआ हूँ कि तुमसे अपना कीमती हाथी नहलवाने का सोचा है। अब तुम मेरा हाथी ले जाओ और उसको अच्छी तरह नहलाओ, बल्कि धो डालो, ताकि वो साफ़ सुथरा भी हो जाए। ज़फ़र हाथी को नहलाने पर आमादा हो गया। अब ज़फ़र ने सोचा ये सारी शरारत नवाज़ की लगती है, क्योंकि कल वो अपनी दुकान पर नहीं आया था। जब मैंने उसकी बीवी से पूछा तो उसने बताया बादशाह ने बुलवाया था। अब ज़फ़र बादशाह को इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए वो मजबूरन शाही हाथी को अपने घर ले आया। घर आकर ज़फ़र ने अपनी बीवी को सारी बात बताई और इस आफत से निपटने का सोचने लगे। दोनों मियाँ बीवी संजीदगी से इस मसले के हल के लिए कोई तरकीब सोचने लगे। आखिर रात के आखिरी पहर उन्होंने इस मसले का हल सोच लिया और सो गए। सुबह सवेरे उठकर ज़फ़र बादशाह के महल पहुंचा और अर्ज़ की, बादशाह सलामत, मैं शाही हाथी को नहलाकर दूध की तरह सफ़ेद कर सकता हूँ, मगर इसके लिए मुझे एक बड़े बर्तन की ज़रूरत है। अगर मैंने हाथी को ठंडे पानी से नहलाया तो वो बीमार भी हो सकता है, इसलिए पानी को उबालने के लिए मुझे बड़े बर्तन की ज़रूरत है। आप नवाज़ के हुनर और महारत से तो वाकिफ़ ही होंगे।
उसके बने बर्तन पूरे इलाके में मशहूर हैं। इसमें कोई शक नहीं, नवाज बहुत अच्छा कारीगर है। वो इस मकसद के लिए बड़ी कढ़ाई बना सकता है। आप मुझे जल्द अज जल्द बड़ी कढ़ाई बनवा दें। बादशाह ने नवाज को महल में बुलवाया और बड़ी सी कढ़ाई बनाने का हुक्म दे दिया। कढ़ाई भी इतनी बड़ी जिसमें हाथी के लिए पानी उबाला जा सके और हाथी को कढ़ाई में बिठाकर अच्छी तरह धोया भी जा सके। बादशाह के हुक्म के मुताबिक नवाज एक बड़ी कढ़ाई बनाकर बादशाह के पास ले आया। जफर हाथी को कढ़ाई में खड़ा करने ही लगा था तो हाथी ने जैसे ही कढ़ाई में पांव रखा तो वो टूट गई। बादशाह ने कढ़ाई टूटती देखी तो गुस्से में आ गया और उसने नवाज को हुक्म दिया कि वो कल बहुत मजबूत कढ़ाई बनाकर लाए। जब अगले दिन नवाज कढ़ाई लाया और हाथी ने उसमें पांव रखा ही था कि वो भी टूट गई। बादशाह को फिर शदीद गुस्सा आ गया। उसने नवाज से कहा, अब दोबारा कढ़ाई टूट गई है, मैं तुमको माफ़ करता हूँ। अगर तुमने कल मजबूत कढ़ाई ना बनाई तो मैं तुमको कैद कर दूंगा। नवाज इस मुसीबत से बहुत घबराया। उसने तो जफ़र की खुशहाल ज़िंदगी से हसद करते हुए ये शरारत की थी, मगर अब तो उसकी शरारत उसी के गले पड़ चुकी थी। अगले दिन नवाज ने बहुत अच्छी मिट्टी से कढ़ाई बनाई और खूब मेहनत से तैयार करके ले आया, मगर जब हाथी ने उसमें पांव रखा तो कढ़ाई दोबारा टूट गई। बादशाह तो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसके चेहरे से आग बरसने लगी। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो नवाज को गिरफ्तार करके फौरन कैद कर दें। जफ़र ने दोस्ती के नाते नवाज को दोबारा कढ़ाई बनाने की सिफारिश की, मगर बादशाह तो आग बगोला था। उसने कहा, नवाज की नीयत खराब है, ये नहीं चाहता कि मेरा हाथी सफ़ेद हो जाए, लोग मेरा मजाक उड़ाते रहें। इसकी सज़ा यही है कि इसको कैद में रखा जाए। जब तक ये मजबूत कढ़ाई नहीं बनाएगा तब तक ये जेल में रहेगा। जफ़र, तुम अपने काम में मसरूफ़ हो जाओ। जब ये मजबूत कढ़ाई बनाएगा तो मैं तुमको बुलवा लूँगा, तब तक तुम्हें आज़ादी है। जफ़र ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। अच्छे बच्चों, हसद का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें हमेशा हसद से बचना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।